नमस्कार साथियों। आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं और जैसे कि हमने पूर्व में आपको आगाह किया था कि अब हम मेंस के कुछ ना कुछ टॉपिक्स और जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाता तब तक हम कुछ ना कुछ आपके लिए लाते रहेंगे। तो इसी सीरीज में हमने आज अपने फर्स्ट पेपर के जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसके लिए एक सिलेबस का एनालिसिस रखा है कि आखिर किस प्रकार से हम इसमें अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करें जिससे इसमें मैक्सिमम नंबर हम प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले जिसने कल की वीडियो नहीं देखी हो वो प्लीज़ एक बार जाकर हमारी पूर्व की वीडियो को देखें और उससे आपको एक ऑल ओवर सिलेबस की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए वो समझ में आएगा और इससे हमें पेपर वाइज टाइम मैनेजमेंट सब कुछ समझ में आएगा और उसी के आधार पे जो मैंने कल बताया था उसकी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज ये नई वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम विशेष रूप से ये देखेंगे कि हमें सिलेबस को अपने किस प्रकार से डिकोड करना है। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि हमें अपनी यूनिट में सबसे पहले कहाँ से पढ़ना है, पीछे से, अर्थात यूनिट 5 से। देखिए मैंने दो चीज़ आपको बताई थी पिछली वीडियो में कि हमें ध्यान रखना है, हमें किसका ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है अपनी मध्य प्रदेश का, एमपी हिस्ट्री का ध्यान रखना है। पहली चीज़ जो मैंने पहले बोली थी कि लगभग 100 नंबर की एमपी हिस्ट्री आ रही है। दूसरा यूनिट 5 से तैयार करना है। देखिए हिस्ट्री एक हिसाब से बहुत बड़ी है, वास्ट है। जब आप इसे तैयार करने बैठेंगे और जब शुरुआत से आप हड़प्पा सभ्यता से पढ़ेंगे तो आप हड़प्पा सभ्यता से पढ़ते पढ़ते जब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे मौर्य पढ़ेंगे, गुप्त पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आप पता चला प्राचीन ही पढ़ते हुए खुद ही समाप्त हो गए और हिस्ट्री समाप्त नहीं कर पाए। इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमें ज़रूरी ये है कि हम पीछे की यूनिट से तैयार करें। कहाँ से करें? पीछे की यूनिट से तैयार करें। जब हम पीछे से तैयार करेंगे तो हमें आसानी रहेगी, हम उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं, आसानी से हम उसे तैयार कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी यूनिट 5 से तैयार करनी है। यूनिट 5 से तैयार करने का दो बेनिफिट हमें मिलेगा। एक तो हमारी पीछे की यूनिट तैयार जल्दी हो जाएंगी और दूसरी हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि हम आसानी से अपनी यूनिट को कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्या, यूनिट 5 को। यूनिट 5 में देखिए आप साफ लिखा हुआ क्या, रियासतें। क्या लिखा हुआ है? रियासतें। अब इसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए रियासतों के लिए, और यहाँ पर आदिवासी नायकों का योगदान। लगभग 9 आदिवासी नायक जो है हमारे सामने दिए गए हैं। ठीक है, देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8-9 जो है इसके समथिंग जो है दिए गए हैं। तो इनको हमें क्या करना है, चूंकि ये जनजाति नायक जो हैं ये खुले शब्दों में साफ साफ हमें नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो जब हमें ये साफ साफ नज़र आ रहे हैं तो क्या इससे संबंधित हमसे 200 शब्दों में तैयार पूछा नहीं जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो आप इस चीज़ को सोच के रखिए, क्या आपको 200 शब्दों में ये जनजाति नायक आपके तैयार हैं? अगर नहीं तैयार तो किस दिन के लिए आप बैठे, कब इन्हें तैयार करेंगे? इसलिए आप इनको क्या करिए, लगभग 200 शब्दों में तैयार करके रख लीजिए। एक पृष्ठभूमि, एक इंट्रो, जैसे कि मैंने कल बताया था, एक इंट्रो, एक निष्कर्ष कि इंट्रो में क्या लिखना है, निष्कर्ष में क्या रखना है, क्या इनका योगदान है, क्या इसके लिए किया, पूरा ऑल ओवर आप 200 शब्दों में से तैयार करके रख लीजिए। अब सपोज मान के चलो आपसे 2 मार्कर में पूछा जाता है, आप आसानी से लिख दीजिए। सपोज आपसे 7 मार्कर में पूछा जाता है, आप लिख लीजिए। मैंने कल भी बोला था सिलेबस की एक एक लाइन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, सपोज उसने एक क्वेश्चन आपसे और पूछा कि मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी या जनजाति नायकों या जनजाति व्यक्तित्वों का योगदान। तो क्या ये क्वेश्चन जब बनता है तो आप
आप ऐसे नहीं लिख सकते इनका। शंकर साय जी का क्या योगदान है, भीमा नायक का क्या योगदान है, खंजय नायक जी का क्या योगदान है, टाटा भील मामा का क्या योगदान है, गंजन सिंह कोरकू का क्या योगदान है, बादल भोई का क्या योगदान है। तो क्या आपसे ये नहीं लिख सकते अपन, क्योंकि अपने ये 200 शब्दों में तैयार है, तो क्या अपन इससे 4-4 लाइनें निकाल के चुरा के नहीं लिख सकते? ऐसा क्वेश्चन भी तो हो सकता है। तो ये आप लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। 200 शब्दों में आएगा तो बनेगा, 7 मार्कर में आएगा तो बनेगा, 2 मार्कर में आएगा तो भी बनेगा। और अगर एक ऑल ओवर 200 शब्दों में इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ जाता है कि इतिहास में या मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन आदिवासी नायकों का योगदान, तो भी आप इसको लिख सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी इससे संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, अगला आता है आपकी क्या, रियासतें। रियासतों के संबंध में आपको किस प्रकार से होना चाहिए? पहली बात तो कितनी रियासतें हैं यहाँ पर? 6 रियासतें हैं। 1 2 3 4 5 और 6 रियासतें। रियासतों के लिए 2 प्रकार की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। पहली कि किसी भी रियासत में कौन से व्यक्तित्व हैं ऐसे जिसके बारे में आपसे 200 शब्दों में पूछा जा सकता है। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन, जैसे कि गोंड वंश में ही देखे जाए, संग्राम शाह जी, ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। रानी दुर्गावती, ये आपसे 200 शब्दों में। ऐसे मतलब कि एक वंश में कौन से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आपसे 200 शब्दों में पूछा जा सकता है। ठीक है, वो आपको व्यक्तित्व निकाल लेना है और इनका 200 शब्दों में आप तैयार करके रख लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि एक वंश को आप तैयार करके रखिए 200 शब्दों में। कोई वंश, जैसे कि गोंड वंश, आप गोंड वंश के बारे में 200 शब्द में पूछ सकता है, तो इस गोंड वंश पर टिप्पणी लिखिए। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। तो क्या आप इसके बारे में लिख तैयार हैं आप कि गोंड वंश, इसके बारे में बताइए, कुछ इंट्रो दीजिए, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है ये बताइए, जानकारी के स्रोत क्या हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा मैप बना दीजिए, साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, प्रमुख शासक कौन थे, ऐसे संबंध में ऐसे बहुत सी चीज़ें आप इसके बारे में बताइए। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, हेल्प होगी कहीं ना कहीं। इसके बारे में आप आसानी से चीज़ें बता सकते हैं। ये आपके बारे में पहले से मतलब बहुत सी जानकारी आपको दे रहे हैं, समझ रहे? तो ये हमारी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। किसके लिए? वंश के लिए। तो वंशावली से समझ में आया कि एक वंश में कौन से व्यक्तित्व हुए हैं और कौन इस वंश की क्या टिप्पणी हो सकती है, उसके बारे में पूछ सकता है। फिर इंडिविजुअल भी हो सकता है कि मतलब कि इससे संबंधित इसकी प्रशासनिक व्यवस्था पूछ सकते हैं, इसकी सामाजिक व्यवस्था पूछ सकते हैं। तो जब इस वंश को आप तैयार करेंगे तो ये अलग अलग डिफाइन भी आपको करना पड़ेगा कि इसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इसकी राज व्यवस्था कैसी थी। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये 2-3 प्रकार के प्रश्न होते हैं जो आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। या फिर जब 2 मार्कर और 7 मार्कर है तो ये इसमें आपसे पूछ सकता है गोंड वंश में कोई भी, जैसे कि इनकी रचना संग्राम शाह जी की ये रचना पूछी जा सकता है, इनकी उपाधि के बारे में पूछा जा सकता है, रानी दुर्गावती के निर्माण कार्य के बारे में पूछा सकता है। ऐसे मतलब इंडिविजुअल भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन 200 शब्दों के लिए ये तरीका बेस्ट है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपको गोंडवाना वंश, बुंदेली वंश, बघेली वंश, होलकर वंश, सिंधिया वंश, भोपाल राज, इन सब के बारे में क्या होने चाहिए, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे जब अपन होलकर पढ़ रहे हैं तो होलकर में हमें रानी अहिल्याबाई, लोकमाता अहिल्याबाई के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ये बहुत चर्चित स्वाभाविक रहे हैं पूरी साल भर, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे हमें सबके बारे में, बघेल वंश बहुत बड़ा वंश है तो बघेल वंश के बारे में सब जानकारी होनी चाहिए, कितना पुराना वंश है। सिंधिया वंश के बारे में पता चला, अब उसने पूछ लिया कि जयविलास पैलेस पर टिप्पणी लिखिए 200 शब्दों में, तो क्या हम किसी एक महल या किसी एक पैलेस या किसी वास्तुकला के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए तैयार हैं 200 शब्दों में? सोचिए आप। मैंने आपको कल भी बताया था कि रणनीति वास्तविकता में ऐसी है कि क्या हम किसी 2 मार्कर को 7 मार्कर, क्या 7 को 10 मार्कर बना पा रहे हैं? सोचिए कि आपको जयविलास पैलेस एक पूछा है
तो क्या इस पैलेस के बारे में आप 200 शब्दों में लिख पा रहे हैं? सोचने को तो ये है कि ये 2 मार्कर में ही पूछना चाहिए, लेकिन उसने 200 शब्दों में पूछ लिया, तो क्या आप इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? तो ये हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, पढ़ते समय ही स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी। समझ में आया? पीछे से तैयार करनी है, वंशावली को तैयार करनी है, रियासतें तैयार करनी है, जनजातीय नायकों को योगदान तैयार करना है, इनको 200 शब्दों में तैयार करना है। इनकी जब छोटी छोटी जानकारी हमें मिलती है तो वो 2 मार्कर में, और 7 मार्कर में हमें सोच के भी चलना है कि 7 मार्कर में अगर क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाएगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 मार्कर में पूछा जाएगा तो मैं कैसे लिखूंगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है क्या, चौथी यूनिट आती है मध्य प्रदेश में स्थित उल्लेखनीय विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सिलेबस को इंटीग्रेटेड रूप में देखेंगे। तो जब हम इस वाले पॉइंट को देखेंगे और इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो ये पर्यटन जो है आपको पूरे सिलेबस में कई जगह मिलेगा। ठीक है, आपको यही इकोनॉमिक्स में भी ये अर्थव्यवस्था में मिलेगा, लेकिन वहाँ पढ़ने का तरीका बदल जाएगा एमपी टूरिज्म के रूप में, तो उसमें इकोनॉमिक्स के रूप में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर पर्यटन का विशेष रूप देखने को मिलेगा कि पर्यटन हमारा वास्तविकता में कैसा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पर किस प्रकार की अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए मध्य प्रदेश में स्थित उल्लेखनीय विश्व धरोहर स्थल के बारे में क्वेश्चन आया। यहाँ से क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर को उठा के देखिए, उसने सामान्य पूछा है सांची पर टिप्पणी लिखिए 200 शब्दों में। तो जब सांची पर टिप्पणी 200 शब्दों में, भीमबेटका पर टिप्पणी लिखिए 200 शब्दों में, खजुराहो पर टिप्पणी लिखिए 200 शब्दों में। आप समझिए, आप सामान्य विश्व धरोहर स्थल हमारे पास कितने हैं, स्थायी 3, इनके बारे में पूछा जा चुका है 200 शब्दों में। 2 के बारे में पूछा जा चुका है, एक आध बचे हैं तो वो भी पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये तैयार होने चाहिए 200 शब्दों में। सांची के बारे में क्या रिपीट नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान के चलो 200 शब्दों में नहीं हो रहा है, 7 मार्कर में होगा, 2 मार्कर में होगा कि नहीं होगा? तो आपके तैयार है कि नहीं? आपको इस प्रकार से, या एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों पर टिप्पणी कीजिए, या इसकी विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या हम इसके लिए तैयार है? इसको और डिफाइन करके लिख सकते हैं आप। मान के चलो यही क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों के बारे में टिप्पणी कीजिए, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, विश्व धरोहर स्थल, हेडिंग डालिए स्थायी विश्व धरोहर स्थल, अस्थायी विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, स्थायी में अपने 3 आप बता दीजिए, जो 3 हैं, सांची, खजुराहो, भीमबेटका। अस्थायी में बता दीजिए, अस्थायी में जितने भी शामिल किए गए हैं, चाहे वो धमनार की गुफाएं हों, रामनगर मंडला के गोंड स्मारक हो, भेड़ाघाट लमेटा घाट हो, ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो, मांडू के स्मारक हों, ऐसी आप इसे चंबल घाटी के रॉक स्थल हो, भोजेश्वर महादेव मंदिर हो, खूनी भंडारा हो, ये आप क्या कर सकते हैं। अब ये देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है। इसको आपने जब इस प्रकार से बांट दिया तो स्थायी और अस्थायी। अब इनको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। मान के चलो आपने अब जो आपने 200 शब्दों में इनको तैयार किया है, उसी का छोटा छोटा उठा के आप यहाँ नोट कर दीजिए, इतने इतने 2-3 पॉइंट में यहाँ बता दीजिए, और अगले पेज में आप अस्थायी को बता दीजिए थोड़ा सा। और यहाँ पर चूँकि ये पहले से मैंने आपको बताया कि विश्व धरोहर स्थल आपका क्या है, लाइन है, आपका इंट्रो यहाँ तैयार है, यहाँ निष्कर्ष आपका तैयार है, आपका समय बचेगा इंट्रो निष्कर्ष में। आप यहाँ इंट्रो डाल दीजिए, यहाँ निष्कर्ष डाल दीजिए, हो गया आपका कि नहीं हो गया। तो मैंने बताया इंडिविजुअल रूप से तीनों स्थलों के, या फिर अब मान के चलो खजुराहो के मंदिरों को शामिल किया गया है, खजुराहो का कोई एक मंदिर पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा सकता है। अभी देखो प्री में जगदम्बा देवी मंदिर का पूछा, अब क्या वो नहीं पूछ सकता है कंदरिया महादेव पर टिप्पणी कीजिए, कंदरिया महादेव पर टिप्पणी कीजिए, मतंगेश्वर महादेव पर टिप्पणी कीजिए। ये एक एक मंदिर है, तो क्या आप एक स्पेशल मंदिर के बारे में टिप्पणी करने के लिए तैयार हैं? वो भी कहाँ, 7 मार्कर में और 10 मार्कर में। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या है, एक मंदिर को मतलब अगर कोई एक स्पेशल मंदिर हमसे पूछ लिया जाता है तो हम उसको 2 पेज में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ये हमें कब सोचना पड़ेगा, यही सोचना पड़ेगा। यहाँ स्ट्रेटजी हमारी
यही क्लियर होगी, पढ़ते समय ही हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया? आगे देखिए, तो इसमें समझ में आ रहा है कि विश्व धरोहर स्थल किस प्रकार से करना है। पर्यटन की बात आती है, पर्यटन को देखिए, पर्यटन को हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। पर्यटन अपना कैसा, एक तो परंपरागत पर्यटन, देखिए मैंने बताया मेंस वास्तविकता में पढ़ना और रटने से ज़्यादा प्रेजेंटेशन का और हमारे सोचने का तरीका होता है। हम उसे किस प्रकार से थाली में परोस रहे हैं, खाना वही है, बस हम किस प्रकार से परोस रहे हैं। जब हम इसी पर्यटन को खोलेंगे, हम पर्यटन को देखेंगे कि पर्यटन में क्या क्या शामिल होता है। एक परंपरागत पर्यटन, एक आधुनिक पर्यटन। परंपरागत में वही स्थल हमारे ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐसे मतलब जो परंपरागत चले आ रहे हैं, ये हो गए। अब ऐतिहासिक में बहुत हो सकते हैं, धार्मिक में बहुत हो सकते हैं। धार्मिक में जैन के, बुद्धिज्म के, हिंदू धर्म के, मुस्लिम संप्रदाय के, मुस्लिम धर्म के, ये धार्मिक में आ सकते हैं हमारे। ऐतिहासिक में बहुत से आ सकते हैं अलग अलग, ठीक है। सांस्कृतिक में बहुत आ सकते हैं और प्राकृतिक में बहुत आ सकते हैं। आधुनिक को हम देखेंगे, ये मैं सोचने की आपकी क्षमता बता रहा हूँ, आप इनको खोल के देखिए। जब आप इनको एक्सप्लेन करेंगे आप तो कहेंगे कि सर हम तो पर्यटन पे 1000 शब्दों में निबंध लिख सकते हैं। ये आप जब पहले से सोच के रखेंगे, ठीक है। आधुनिक की बात आएगी तो आधुनिक में आप सोचिए, जैसे कि खाद्य पर्यटन, ये नया है। स्वास्थ्य पर्यटन, ये नया है। कृषि पर्यटन, क्या ये नया नहीं है? साहसिक पर्यटन, ये नया है। इको पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन, जनजाति पर्यटन, ये नया नहीं है। ग्रामीण पर्यटन, जल पर्यटन, ये सब क्या है? ये नए हैं। अब देखिए ये आधुनिक। अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, हो सकता है आपसे खाद्य पर्यटन के बारे में पूछा जा चुका है, जब एक बार कृषि पर्यटन के बारे में पूछा जा सकता है, तो ऐसे ऐसे आप स्वास्थ्य पर्यटन के बारे में पूछा जा सकता है। तो इनको 7 मार्कर में तैयार करके रख लीजिए कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य पर्यटन, मध्य प्रदेश में खाद्य पर्यटन, मध्य प्रदेश में कृषि पर्यटन, मध्य प्रदेश में साहसिक पर्यटन, मध्य प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन, मध्य प्रदेश में जनजाति पर्यटन, मध्य प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य पर्यटन, जो भी चीज़ें ये आप आधुनिक रूप से कर लीजिए। क्वेश्चन यही रहेगा। पर्यटन है, पर्यटन का इंट्रो तैयार करके रख लीजिए। पर्यटन होता क्या है, किसी के अनुसार परिभाषा तैयार कर लीजिए। वो परिभाषा एक अलग कॉपी में लिख के रख लीजिए। इसका जो डाटा निकल के आ रहा है वो डाटा निकाल लीजिए और जाके इकोनॉमिक्स में देखिए, एमपी टूरिज्म दिया गया है वहाँ, उसके लिए वो डाटा हो जाएगा आपका। क्या योजनाएं चल रही हैं वो देख लीजिए, जैसे होम स्टे चल रहे हैं, होम स्टे, ऐसी बहुत सी योजनाएं जो हैं, जो आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको मिलेंगी, ठीक है। तो उसको योजनाएं को देख लीजिए, परिभाषा देख लीजिए, इंट्रो, इसका निष्कर्ष तैयार करके रख लीजिए। अभी 2-3 योजनाएं जैसे प्रारंभ की गई हैं, हेली पर्यटन सेवा, ऐसी मतलब अलग अलग, तो उनको तैयार कर लीजिए। अब यहाँ से एक प्रश्न ऐसा भी रख सकता है, अब नए पैटर्न में कैसे क्वेश्चन पूछने लगा, पता चला कोई एक योजना दे देगा 7 मार्कर में पर्यटन से ही, प्रधानमंत्री हेली पर्यटन सेवा, यही दे देगा, लो कुछ नहीं पूछेगा 7 मार्कर में। तो आप कौन सी एक योजना 7 मार्कर में कैसे लिख सकते हैं, क्या है, कब, कौन सा विभाग है, मंत्रालय, उद्देश्य, प्रावधान, लाभ, चुनौतियां क्या हैं, वर्तमान स्थिति क्या है। ऐसे आप ये 7 पॉइंट जो है वो बता सकते हैं। किसके बारे में? एक योजना के बारे में बता दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा सकता है, या फिर ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जा सकता है। किस प्रकार से? कि मध्य प्रदेश के पर्यटन की संभावना, मध्य प्रदेश में पर्यटन की संभावना, तो संभावना पूछा जा सकता है। जो संभावना पूछेगा तो जो हमने अभी डिफाइन किया था आपको वो डिफाइन कर दीजिए, पहला एक क्वेश्चन। ये नहीं पूछेगा तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की चुनौतियां, या मध्य प्रदेश पर्यटन की दिशा में क्या प्रयास कर रहा है। चूँकि अभी बरगी डैम वाला मामला उठा था तो पर्यटन का मामला, चुनौतियाँ देखने को मिली, तो उससे भी संबंधित पूछा जा सकता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। खैर हमारा यहाँ मतलब
प्रश्न बताने का तरीका नहीं है। हमारा मतलब है कि आप सिलेबस को देख के ही किस प्रकार से डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, ये है हमारा मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की कला शैलियाँ, साहित्य, त्योहार और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं का योगदान। उसमें क्या क्या लिखा है, उसमें लिखा हुआ है कला प्रारूप, कला, साहित्य, पर्व त्योहार और वास्तुकला। क्या क्या, 4 शब्द दिए हैं। तो हमें यह सोचना है कला। आप सिंपल पूछ सकता है वो, मध्य प्रदेश के कला प्रारूप के बारे में टिप्पणी लिखिए, एक क्वेश्चन। मतलब आप सोचिए, आप 200 शब्दों में। नहीं दिया उसने, कला में क्या क्या शामिल आता है कला प्रारूप में, जैसे कि नृत्य कला, जैसे कि मूर्ति कला। क्या आपने यहाँ है कि नहीं, विभिन्न प्रकार की मूर्ति कला। क्या मंदिर निर्माण कला, भवन निर्माण कला, क्या बहुत से ऐसे अलग अलग रूप में देखने को। तो क्या ये आपके तैयार हैं? मध्य प्रदेश में मंदिर निर्माण की शैली, मंदिर निर्माण की परिस्थिति या कला के बारे में, भवन निर्माण की शैली, भवन निर्माण की कला, या फिर कोई एक खजुराहो के मंदिरों के बारे में, खजुराहो के मंदिरों के बारे में, या अमरकंटक के मंदिरों के बारे में पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता। तो ये सोचिए, आप अभी सोचिए, एग्जाम हॉल में मत सोचिए। एग्जाम हॉल में आपको सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। अभी सोच लीजिए, जब अभी सोच लेंगे तो वहाँ आपकी समस्याएं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी आपकी। ठीक है, या फिर परमारकालीन मंदिरों के बारे में, गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में, या गुप्तकालीन परमारकालीन भवन निर्माण के बारे में। ऐसे क्वेश्चन ही पूछ सकता है, वो पूछ सकता है किसके, मध्य प्रदेश के संदर्भ में। साहित्य के बारे में, साहित्य के बारे में कोई भी प्राचीन साहित्यकार और साहित्य के बारे में पूछ सकता है। नहीं पूछेगा, मेघदूत के बारे में टिप्पणी लिखिए, लीजिए 7 मार्कर में। आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे? रघुवंशम के बारे में टिप्पणी लिखिए, आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख? या फिर कालिदास के बारे में टिप्पणी लिखिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, विवेचना कीजिए। नहीं पूछ रहा है तो पूछ सकता है कि कालिदास की विभिन्न रचनाओं की विवेचना कीजिए या टिप्पणी लिखिए। ये ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपको पहले ही सोचने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक साहित्यकारों के बारे में टिप्पणी लिखिए या वर्णन कीजिए। कठिन काव्य का प्रेत माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में वर्णन कीजिए या विवेचना कीजिए। या फिर उनकी कोई एक रचना के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे विशेष रूप से साहित्य और साहित्यकारों के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे अब त्योहारों की बात आती है तो हमारे जो त्योहार है, विशेष रूप से इन त्योहारों के बारे में पूछ सकता है, जो पर्व त्योहार। अब इस त्योहारों को आप 2-3 भागों में खुद डिफाइन कर लीजिए। अगर त्योहारों पर टिप्पणी, पर्व और त्योहारों पर टिप्पणी लिखिए, कीजिए। एक क्वेश्चन ये बनता है 200 शब्दों में, मान के चलो। आप इसे 200 में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसे 2 मार्कर 7 मार्कर में सोच सकें। त्योहारों या पर्व त्योहार के मतलब जनजाति त्योहार या जनजाति पर्व, पर्व त्योहार, महिलाओं से संबंधित त्योहार या पर्व, किसानों से संबंधित पर्व या त्योहार, और कन्याओं से या अविवाहित लड़कियों या अविवाहित महिलाओं से संबंधित त्योहार या पर्व। ऐसे कौन से, जैसे संजा पर्व, नौरता पर्व, जनजातियों के रसनवा पर्व, ऐसे। अब पर्व वही है लेकिन आपने उसे कितने सुनहरे तरीके से आपने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। इसके बारे में 2-2, 3-3 लिख दीजिए। ये एक तरीका हो जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा तो आपसे एक कोई पर्व पूछ लिया जाएगा। मान चलो आपसे पूछ लिया जाएगा संजा पर्व पर टिप्पणी कीजिए या विवेचना कीजिए, 7 मार्कर या 10 मार्कर। अब आप यहाँ सोच के रखिए, क्या संजा पर्व के बारे में आप 7 मार्कर या 10 मार्कर में लिख सकते हैं? ये नहीं पूछ रहा है तो पूछ सकता है कि निमाड़ के पर्व या त्योहारों के बारे में टिप्पणी कीजिए या वर्णन कीजिए। मालवा के, बुंदेलखंड के, बघेलखंड के पर्व त्योहारों के बारे में टिप्पणी कीजिए। ऐसा पूछ सकता है।
घड़ल्या पर्व पर टिप्पणी कीजिए, वर्णन कीजिए। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता। अब हम लोग कई बार गलती क्या करते हैं, पूछ लेता है वो निमाड़ के पर्व की क्या विशेषता है, इस पर टिप्पणी कीजिए, और हम लिख के आते हैं, हम निमाड़ के पर्व सभी लिख के आ जाते हैं। क्वेश्चन को समझिए, उसने पूछा है निमाड़ के पर्व की विशेषता, ना कि उसने ये पूछे कि निमाड़ में कौन कौन से पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। हम लोग क्या लिख के आ जाते हैं, निमाड़ के जितने भी पर्व और त्योहार हैं उनके बारे में। तो निमाड़ के पर्वों की विशेषता लिखी है कि यहाँ पर कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, किस विधा से संबंधित होते हैं, क्या इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं, सांस्कृतिक इसकी विशेषता है, क्या इसका मतलब सामाजिक विशेषता है, इसके प्रयास क्या हैं, मतलब ये उसके उस क्षेत्र के पर्व की विशेषता बताइए आप, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। आगे देखिए, अगला आता है क्या, त्योहार और वास्तुकला। समझ में आ गया। जैसे कि वास्तुकला में कौन कौन से आ जाते हैं, आर्किटेक्चर में, ये भी हमें देखने को इसी में मिलता है। आगे आता है हमारा क्या, भारत का गणतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय। देखिए, अब ये हमारा ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है कहीं ना कहीं। देखिए, ये है राज्यों का पुनर्गठन। जब मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे तो राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का गठन एवं स्वतंत्रता के बाद की प्रमुख घटनाएं सामने लिखा है। जो हमारे सामने लिखा है वो हमें कम से कम 200 शब्दों में तैयार होना ही चाहिए। भारत का गणतंत्र के रूप में उदय 200 शब्दों में तैयार करिए। राज्यों का पुनर्गठन 200 शब्दों में तैयार करिए। पुनर्गठन के लिए जितने भी समिति और आयोग बनाए गए थे वो तैयार रखिए 7 मार्कर में, चाहे धारा आयोग हो, चाहे राज्य पुनर्गठन आयोग हो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम हो, इन सब के बारे में क्या करिए, 7 मार्कर में तैयार करके रखिए। ठीक है, 200 शब्दों में राज्यों का पुनर्गठन तैयार करके रखिए। इसके लिए कौन कौन से आयोग बनाए थे, शाह आयोग, वो सब आयोग हमें पता होने चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन बहुत अच्छे से अभी प्री में पढ़ के आए, इसके बारे में 200 शब्दों में तैयार होना चाहिए। और स्वतंत्रता की प्रमुख घटनाएं पूछ सकता है, सामान्य कोई घटना 7 मार्कर में पूछ सकता है, चाहे आपातकाल पूछ सकता है, हरित क्रांति पूछ सकता है, आज़ादी के बाद की चुनौतियों को पूछ सकता है, ऐसे कोई भी सिंधु जल समझौता को पूछ सकता है, बहुत सी घटनाएं, परमाणु परीक्षण को पूछ सकता है, कारगिल युद्ध को पूछ सकता है, बहुत सी ऐसी घटनाएं जो हैं वो हुई थी उनके बारे में, स्वतंत्रता की बाद की प्रमुख घटनाएं जो मोटी मोटी हुई थी। पंचशील समझौता को पूछ सकता है, ताशकंद समझौता को पूछ सकता है, ऐसे बहुत सी घटनाएं जो हैं ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख घटनाएं हैं। तो समझ में आई आपको। आज हम यहीं इसे छोड़ते हैं। 2 यूनिट का डिकोड हमने किया है। आगामी आप सभी यदि कहते हैं तो हम आगामी 3 यूनिट का भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए हम साथ में 1 यूनिट का और कर देते हैं, दूसरी यूनिट का जो छोटी है। कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने रियासतों के लिए बोला है वैसे ही आप ये वंश को देखिए। लगभग 12 वंश यहाँ दिए गए होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने दिए हैं, 12 वंश। पूरे वंशों के बारे में मैंने बताया, जैसे 200 शब्दों में वंश को तैयार करके रखिए। जो वंश के बारे में हमने एक फ्रेमिंग दी है उसको देख लीजिए कि कोई भी वंश को अगर टिप्पणी पूछता है तो उसके बारे में, उस वंश के कोई व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को देख लीजिए, और उसमें छोटी छोटी जो भी चीज़ें निकल रही हैं उनके 2 मार्कर और 7 मार्कर तैयार करके रख लीजिए। बस इतना कर लीजिए आप। ये मैं आपको बता रहा हूँ MP 100 से ज़्यादा नंबर की है हिस्ट्री। अगर आप और हिस्ट्री को उतना अच्छा नहीं भी कर पा रहे हैं तो इसको अच्छा कर लीजिए। अभी आप प्री में पढ़ के आए, ठीक है, तो इसको बेस्ट करिए। यही आपसे क्या पूछ लिया गया है, यही प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल में मध्य प्रदेश कोई भी एक स्थल के बारे में पूछ सकता है। मान के चलो ताम्रपाषाण कालीन कोई स्थल, कोई ऐतिहासिक मतलब कसरावत, नावदा टोली, ऐसे भी कोई एक स्थल को 2 मार्कर 7 मार्कर में पूछ सकता है। नहीं पूछा है तो ऐसा ही पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक स्थलों के बारे पर टिप्पणी लिखिए। ये 7 मार्कर में या 200 शब्दों में 10 मार्कर में पूछ सकता है। आद्य ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पूछ सकता है, जैसे बालाथल संस्कृति जैसे क्वेश्चन मतलब कई बार हमारे यहाँ, या पूछ लेगा कि मालवा संस्कृति या जोरवे संस्कृति, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मतलब इनके बारे में टिप्पणी लिखिए। 7 मार्कर में और 10 मार्कर में पूछ सकता है। तो ये हमें क्या होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। तो आपको समझ में आई 3 मिनट ये हमारा। अब इसमें आप अपना कमेंट करिए
बताइए अगर आपको सही लगा हो, कुछ कमियां आपको लगी हो, मैं वो अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें वो कवर करूंगा। और ये 3 यूनिट विशेष रूप से मैंने मध्य प्रदेश के संदर्भ में MP 200 शब्दों के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये मैंने बताई। धन्यवाद। आज की हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और प्रतिदिन मैं कुछ ना कुछ, जब तक हमारा मेंस नहीं हो जाता है, ये हमारी शुरुआत है, आगे चल के इसे और अच्छे तरीके से मैं आप सबके सामने उपस्थित रहूँगा और मेंस में आपके लिए भरपूर प्रयास करूँगा कि आपका मेंस क्या हो, बेहतर तरीके से हो। आप आंसर राइटिंग भी करेंगे तो आंसर राइटिंग भी मैं करवाऊँगा, कुछ हद तक उसमें हेल्प करवाऊँगा ताकि आपकी कोई समस्या ना जाए। फ्रेशर बिल्कुल प्रोफेशन ना हो, आपकी मदद करने के लिए मैं 24/7 क्या हूँ, अवेलेबल हूँ। ओके, धन्यवाद।